हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लीग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का पार्ट 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो आप 2025 में होने वाले मैट्रिक के एग्जाम में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हमारे साथ पढ़ाई करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। यदि a, b और c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है या वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण में का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें जो a होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम इसके व्यापक रूप को समझते हैं तो हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप। व्यापक रूप या मानक रूप दोनों एक ही को बोलते हैं। तो इसका मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c अचर पद है। जहां पर a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है bx का गुणांक है, c जो है वो एक अचर पद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि x² 3x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम कुछ फार्मूला को समझते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद को क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को भी तैयार करना याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम अब कुछ फार्मूला को याद देखते हैं। द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे फार्मूले हैं जो इस पाठ के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। हमारा पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। हमारा दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। हमारा तीसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। हमारा चौथा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। हमारा पांचवा फार्मूला है a² माइनस b²। तो हो जाएगा पांचवा फार्मूला हमारा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमें इन पांचों फार्मूलों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो पांच फार्मूला हैं ये इस पाठ में प्रश्नों को हल करने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। हमारा पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, जो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। दूसरा फार्मूला है हमारा एक a माइनस बी का होल क्यूब। तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b
3a² प्लस 3ab²। हमारा तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। हमारा चौथा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। हमारा पांचवा फॉर्मूला है a² माइनस b², तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और हम समझते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करके बताना है कि जो हमारे सामने ये प्रश्न है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए फिर अपने प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमने आपको कुछ फार्मूला को बताया था कि कुछ फार्मूला 5 को आपको बताया था कि 5 फार्मूला आपको याद रखना है। इसी पर हमारा पार्ट 4 द्विघात समीकरण के प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में आ गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम लोग जो 2 है 2 को बारी से 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बारी से एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6। और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बराबर के इधर आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। अब जो बराबर के उधर है, बराबर के इस साइड इधर 2x माइनस 6 है, तो इसको हम लोग 2x माइनस 6 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर ये प्लस में 2x है और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। इधर बराबर के इधर -6x है तो इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर -2x है और ये -2x है, -2x और प्लस 2x खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास x² 6 और 1 7, तो हो जाएगा 7 बराबर 0। 6 और प्लस 1 प्लस 6 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो हमारे पास तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। तो हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 2x इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x। अब जो इधर है बराबर इस साइड जो है जितने भी संख्या है इसको हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x, -6 है इधर आएगा तो हो जाएगा +6। यहाँ पर -2x है इधर आएगा, इधर +2x है इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x बराबर 0। तो हो जाएगा -2x जुट जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो समीकरण आया है वो एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, तो हम लोग लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर जो क्वेश्चन में दिया है x माइनस 2 को x प्लस 1 से बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, -2 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x, -2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, -1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x, -1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना x। यहाँ पर प्लस एक्स है और यहाँ पर -2x है, तो यहाँ पर जो ये घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -x-2। यहाँ पर प्लस एक्स एक तो है और यहाँ पर -2x है, तो x -2x में से प्लस x घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा -x। यहाँ पर -2 है तो -2 को -2 हो जाएगा। अब इधर आएंगे तो इधर यहाँ पर +3x है और -x है, तो +3x में से -x घट जाएगा तो बचेगा 2x - 3। अब बराबर के इधर 2x - 3 है, तो इधर इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -x - 2। यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -2x। यहाँ पर माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +3 बराबर 0। यहाँ पर ये माइनस में है और यहाँ पर ये माइनस में तो हो जाएगा -3x। यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है तो हो जाएगा -1 बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण निकल कर आता है कि -3x - 1 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x - 5। तो हम जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा बना है वैसे ही सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। इसको बारी बारी से इसके x + 2x + 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x को 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x²। x को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +x। -3 को +2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6x। -3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 बराबर x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। x को -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5। अब बराबर के उधर बच गए हैं हमारे पास, बराबर के उधर x² - 5 है, तो x² - 5 को बराबर के इधर हम लोग लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x² + x - 6x - 3। यहाँ पर +x² है, इधर आएगा तो -x² हो जाएगा। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर आएगा तो +5 हो जाएगा हमारे पास 0। बराबर के उधर बचेगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -x² है, यहाँ पर +2x² है, तो +2x² में -x² घटेगा तो हमारे पास x² बचेगा तो हो जाएगा यहाँ पर x²। यहाँ पर 6x है, माइनस में 6x है और यहाँ पर +x है, तो -6x में से +x घटेगा तो हमारे पास बचेगा -5x, हो जाएगा -5x। यहाँ पर हमारे पास +5 है और यहाँ पर हमारे पास -3 है, तो -3 + 5 में घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा +2 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। अब अपने अगले क्वेश्चन 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। तो जैसे कि हम लोग ने तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार हम 5वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 2x - 1 है इसको हम लोग x - 3 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x²। 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3 बराबर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x। +5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5x और +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5। अब बराबर के साइड आएंगे तो हो जाएगा x²। यहाँ पर 6x है और यहाँ पर -x है, तो -6x और -x यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -6x और -x जुट कर हो जाएगा -7x। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -7x + 3। अब हम लोग बराबर के इधर आ जाते हैं, तो इधर आएंगे तो हो जाएगा x²। यहाँ पर -x है और यहाँ पर +5x है, तो +5x में से -x को घटा देंगे, जोड़ेंगे, मतलब +5x को -x से अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -4x, +4x - 5। अब इधर बराबर के इधर हमारे पास आ गया है x² + 4x - 5 को हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा
2x² माइनस 7x प्लस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x²। यहाँ पर प्लस 4x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -4x। यहाँ पर -5 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -5 और बराबर के इधर हो जाएगा 0। यहाँ पर -x² है और यहाँ पर 2x प्लस 2x², इस घटेगा तो हो जाएगा हमारे पास x²। यहाँ पर -7x है और यहाँ पर -4x है तो माइनस माइनस जुट जाएगा तो हो जाएगा 11x। यहाँ पर -5x है और यहाँ पर +3x है तो -5 में +3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बच जाएगा -2 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। अब हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है x + 2 का क्यूब बराबर 2x × x² - 5। हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय आपको कुछ फार्मूला को बताया था कि हमने 5 फार्मूला बताया था कि 5 फार्मूला जो है वो इस पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी फार्मूले पर इस पार्ट में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है x + 2 का होल क्यूब है वो a + b के होल क्यूब पर बनेगा। a + b के होल क्यूब पर ही x + 2 का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पर हो जाएगा a³ की जगह पर हो जाएगा x³ प्लस b³ की जगह पर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3a² b की जगह पर हो जाएगा 3 × x² × b की जगह पर हो जाएगा 2 प्लस 3 × a की जगह पर होगा x b का स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पर 2x को हम लोग बारी बारी से x² और -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर करेंगे x³ प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा तो 3 × x² होगा 3x² × 6 है 2 है तो हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 2x³ हो जाएगा यहाँ पर 2x³ - 2x बराबर के इधर 2x³ - 2x है तो इसको हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये इधर माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर x³ + 8 + 6x² + 12x। यहाँ पर प्लस 2x³ है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -2x³ और यहाँ पर -2x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +2x बराबर 0। यहाँ पर -2x³ है और यहाँ पर +x³ है तो यहाँ पर ये घट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा -x³ बच जाएगा और यहाँ पर ये आएगा +6x² प्लस यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 12x है तो हो जाएगा यहाँ पर 14x और ये बचा यहाँ पर 8 तो हो जाएगा यहाँ पर 8 +8 बच जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए हमारे पास ax² + bx + c बराबर 0 होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास ax² + bx + c बराबर 0 अगर इतना नहीं आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर है। x - 2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² - 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर ले एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4। तो माइनस 4x प्लस 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ पर माइनस 4x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x। यहाँ पर प्लस 4x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब अपने 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। ये जो x माइनस 2 का होल क्यू है इसको हम लोग a माइनस b के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको हम लोग a माइनस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x। यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर भी एक्स क्यू है तो एक्स क्यू से एक्स क्यू में कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर के इधर माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x है तो इसको हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर माइनस 8 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 8। यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 12x है तो इधर आएगा बराबर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12x और बराबर के इधर बच जाएगा 0। यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है 4x स्क्वायर तो यहाँ पर ये घट जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 12x है और यहाँ पर माइनस x है तो हो जाएगा दोनों को ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 13x। यहाँ पर प्लस 8 है और यहाँ पर प्लस 1 है तो हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोगों ने पहले प्रश्न का 8वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पार्ट 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड का लंबाई बराबर x मीटर। अब मानेंगे कि चौड़ाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा 528 और लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है 2x प्लस 1। तो हम लोग 528 को इधर रख देंगे और x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर
x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x। 528 को हम लोग इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 2x² प्लस x माइनस 528। हम लोग इसी को अच्छे से सजा कर लिख देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो हमारे पास समीकरण निकल कर आया है यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम लोग लिखेंगे यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह जो आया है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया कह रहा है क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग माना कि पहला पूर्णांक बराबर x। अब हम दूसरा पूर्णांक मानेंगे तो हो जाएगा दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। प्रश्न के अनुसार x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो यहाँ पर हो जाएगा x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 306। जो यहाँ पर 306 है इसको हम लोग बराबर इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306। क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में 306 है तो जो है प्लस में 306 है तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में 306 हो जाएगा और बराबर किधर बच जाएगा हमारे पास 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो निकल कर आया है समीकरण हमारा वो द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 जो है वो एक द्विघात समीकरण के रूप में है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन है और एक उसकी माँ है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि रोहन की वर्तमान आयु 3 वर्ष पश्चात और उसकी माँ की आयु अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल जब लोग करेंगे तो हमारा 360 आ रहा है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रोहन है एक उसकी माँ है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x। और हम लोग उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालेंगे तो उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हम लोग मानेंगे। प्रश्न के कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3। तो हम तो इनका गुणनफल 360 दिया हुआ है तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360।
कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 होगा कब? 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 को x प्लस 26 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26x, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 78 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर 360। यहाँ पर अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 26x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x है तो 3 3 6 6 6 12 तो हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर 32 हो जाएगा और 78 और 9 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 87 बराबर 360। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। हमारे पास इतना आ गया है। तो ये जो 360 है, 360 को हम लोग बराबर किधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो 360 में 87 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273 जो है वो द्विघात समीकरण है। तो हम लोग कहेंगे कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यह द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वो द्विघात समीकरण के रूप में है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर के चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब कि एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर देते हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। हम लोग मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो होगा समय का सूत्र हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में समय। तो वो कुल कितनी दूरी तय करती है? तो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी बटा में 4। तो अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर देते हैं तो लिखेंगे x माइनस 8। चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर देते हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो हो जाएगा माइनस 480 बटा में x। 480 बटा में x इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो कुल दूरी जो है 480 किलोमीटर x यानी समान चाल से तय करती है। तो कुल समय लेती है कितना? 3 घंटा। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, x को x इंटू एक्स माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो हो जाएगा 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस 480x और 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस इस 40। और जो ये x इंटू एक्स माइनस 8 जो है भागा में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में। तो हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ पर 480x और प्लस 480x और माइनस 480x
कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो 3840 को हम लोग बराबर किधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। इसी को हम लोग अच्छे से सजा कर लिख देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास समीकरण निकल कर आया है यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4.2 अगले हम लोग पार्ट में सॉल्व करेंगे।